अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अली है और आप हमारा यूट्यूब चैनल इमिग्रेशन नेटवर्क सर्विसेज देख रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी यूके विज़िट वीज़ा पे, और उसने हमने उन सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी जिसके ऊपर एक एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। हमने वो सारी बातें बताई थी कि किस बेस पे आपको रिफ्यूज़ करता है और किस बेस पे वो आपको वीज़ा इशू करता है। एक एक चीज़ हमने बताई थी। एज़ प्रॉमिस्ड प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो जो शेयर करूंगा वो होगा यूके विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ल के ऊपर, कि जो रिफ्यूज़ल आता है यूके विज़िट वीज़ा, जो एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो जाती है वो कौन कौन सी बातें होती हैं जिसके ऊपर रिफ्यूज़ होता है। जो आज हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे वो हैं कि रिफ्यूज़ल क्यों आते हैं। एक वैलिड रिफ्यूज़ल होता है, मीन के एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जेन्युइनली आपको रिफ्यूज़ करता है, आपकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स मिस होते हैं या आप अपनी एप्लीकेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनको, तो उन बेस पे जो रिफ्यूज़ करते हैं आपको, या आपकी एप्लीकेशन में उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुलफ़िल नहीं करते तो आपको जो रिफ्यूज़ करते हैं उस पर। दूसरी चीज़ बेस लिस्ट रिफ्यूज़ल। बेस लिस्ट रिफ्यूज़ल मीन के आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और फिर भी वो आपको जो रिफ्यूज़ करता है एक बेस लिस्ट रीज़न की वजह से, जिनकी इमिग्रेशन रूल्स में कोई उनका कोई जवाज़ नहीं बनता, और वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ इनकरेक्ट रिफ्यूज़ल। इनकरेक्ट रिफ्यूज़ल वो होते हैं जिसमें आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स ओवरलुक करता है, जैसे वो फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं करता या एक डॉक्यूमेंट उससे मिस हो जाता है वो असेसमेंट में, तो उनको कहते हैं इनकरेक्ट रिफ्यूज़ल। अब इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट टू डू आफ्टर रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल के बाद आपने क्या करना है। और एक और बात, रिफ्यूज़ल के आखिर में एंड में उन्होंने लिखा होता है कि नो राइट ऑफ अपील, नो राइट ऑफ एडमिन रिव्यू। अच्छा, राइट ऑफ अपील और एडमिन रिव्यू, ये चीज़ें मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ पहले, स्टार्ट से पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा बहस करूँ कि जो बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आते हैं, वो अक्सर रिफ्यूज़ल उनके पास जाता है तो वो देखते हैं आखिर में लिखा होता है इन रिलेशन टू दिस डिसीजन यू हैव नो राइट ऑफ अपील और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। अब जो नो राइट ऑफ अपील और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू लोग देखते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास कोई राइट नहीं है, ना मैं अपील कर सकता हूँ, ना मैं एडमिन रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, मेरा एप्लीकेशन डिसाइड हुआ, कंक्लूड हो गया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होता। असल में जो वो नो राइट ऑफ अपील, नो राइट ऑफ एडमिन रिव्यू आखिर में लिखते हैं, ये उनका अपना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रोसीजर है कि कुछ वीज़ों में, कुछ वीज़ा एप्लीकेशन के रिफ्यूज़ल्स में, जैसे कि स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन है, सेटलमेंट की एप्लीकेशंस हैं, या स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन है, बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, इस तरह के एप्लीकेशंस के रिफ्यूज़ल में वो आखिर में एक राइट देते हैं। ठीक है, अपील हो जाए, रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके बाद वो एक राइट देते हैं कि अगर आपको इस जो डिसीजन हमने आपकी जो रिफ्यूज़ल के डिसीजन है इसके ऊपर आपको कोई एतराज़ हो तो कुछ एप्लीकेशन में वो राइट ऑफ अपील देते हैं कि आप अपील करें, डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील करें आप। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिकन्सिडर करते हैं, उस कुछ डेज़ होते हैं, उसके अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है। कुछ एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल इस तरह होते हैं उसमें वो एडमिन रिव्यू की रिक्वेस्ट जो है ना उसकी राइट देते हैं कि अगर आपको इस डिसीजन पे, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा वगैरह हो गया, उसके ऊपर वो राइट ऑफ एडमिन रिव्यू वो देते हैं कि अगर आपको एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है ईसीयू का इस डिसीजन पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आप समझते हैं कि उसने सही डिसीजन नहीं लिया है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, तो एक राइट देते हैं आप एडमिन रिव्यू की रिक्वेस्ट करें। एडमिन रिव्यू की रिक्वेस्ट में आपने बताना होता है कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने कौन सी गलती की, तो फिर जो आगे आपकी वो रिकन्सिडर करते हैं, वो एंट्री क्लियरेंस मैनेजर आपकी एप्लीकेशन देखता है और फिर वो जो आपका जो एतराज़ होता है वो उस हवाले से आपकी एप्लीकेशन रिकन्सिडर करके दोबारा नेक्स्ट डिसीजन देता है। अब विजिट वीज़ा में ऐसी कोई राइट वो नहीं देते कि आपके पास ना अपील का राइट है, ना आपके पास एडमिन रिव्यू का राइट। तो फिर आपने करना क्या है, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद भी हम कुछ कर सकते हैं। वो ये है कि हम उनका डिसीजन लीगली हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। हम उस डिसीजन को, अगर हमें लगता है कि ये डिसीजन उनका गलत है तो हम उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। और ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जब रिफ्यूज़ल आता है वो आखिर में ये देखते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, खामोश होकर बैठ जाते हैं, जो कि अगर डिसीजन गलत हो और वो चुप हो जाते हैं और बाद में वो दोबारा नेक्स्ट टाइम रीअप्लाई करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आप जब खामोश बैठ जाते हैं इसका मतलब ये है कि आप उनके डिसीजन मान लेते हैं कि आपके डिसीजन सही है, आपका डिसीजन,
तो फिर नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई न्यू जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन असेस करता है वो आपकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल देख के कि लास्ट टाइम जो ये रिफ्यूज़ हुआ था ये जेन्युइनली रिफ्यूज़ हुआ था, तो फिर दूसरी एप्लीकेशन भी आपकी क्रेडिबल वो कंसिडर नहीं करता, तो दोबारा आपको रिफ्यूज़ करता है और बार बार रिफ्यूज़ करता है। एक बार नहीं, बट जब तक आप अप्लाई करते रहेंगे, आप फाइड बैक नहीं करेंगे तो आपको रिफ्यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि आज हम जो सबसे पहले डिस्कस किए रिफ्यूज़ल क्यों आते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, रिफ्यूज़ल इसलिए आते हैं या तो आप अपनी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनकी जो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फुलफ़िल नहीं करते, वो सारे रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल नहीं करते, तो आपके एप्लीकेशन असेसमेंट में वो सारी रिक्वायरमेंट्स देखने होते हैं उन्होंने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, आपने एप्लीकेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन वेल डिटेल्ड हैं या नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें देख के आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 चीज़ें देखते हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपकी इंटेंशन देखते हैं, रीज़न देखते हैं कि वाई रीज़न ऑफ योर विज़िट टू द यूके, वो देखते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं यूके। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस बारे में नहीं जानते कि उसमें क्या देखते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, मैं इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है, उसके हवाले से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, दूसरी चीज़ आपके फाइनेंसेस देखते हैं, सारी चीज़ें देख के वो आपकी एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं, आपने प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन वेल डिटेल्ड एप्लीकेशन आगे उनको नहीं दी हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। तो ये एक वैलिड रिफ्यूज़ल है जो वो भेजते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसके ऊपर भी कोई जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाएं या उसके अगेंस्ट आप उसको चैलेंज करें उस डिसीजन को, मैं ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन पहले ये आप किसी एक्सपर्ट से, आपका ऐसा रिफ्यूज़ल अगर आता है कि आपको लगता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स कम डाले हैं, आपने एप्लीकेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किए हैं उनको, या कोई चीज़ आपने आपकी एप्लीकेशन में कोई लेकिंग कर रही है, तो फिर आपने वो एक्सपर्ट से, कोई भी एक्सपर्ट आप उसको रिफ्यूज़ल दिखाएं, आप उनसे वो आपको जेन्युइनली आपको वो उसके बारे में बताएगा क्या उसके ऊपर क्या हो सकता है। एक होता है बेसलेस रिफ्यूज़ल। बेसलेस रिफ्यूज़ल ये बहुत ज़्यादा आते हैं और ये एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर चूँकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता एप्लीकेशन असेस, उनके पास मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स होते हैं एक एप्लीकेशन असेस करने में, तो उससे ये होता है कि वो एप्लीकेशन जब उसको प्रॉपरली समझ नहीं आती तो वो कोई भी रीज़न लिख के एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ कर देता है। लीगली कोई जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी वर्डिंग जो होती हैं रिफ्यूज़ल की, वो डाल के आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं। ऐसे रिफ्यूज़ल जो होते हैं इसके ऊपर खामोश बैठना अपने साथ ज़्यादती होती है। ऐसे रिफ्यूज़ल पे खामोश नहीं बैठना चाहिए। एक्सपर्ट से आपने एडवाइस लेनी है, उसके ऊपर आपने उस डिसीजन को आपने चैलेंज करना है। वो चैलेंज का तरीक़ाकार क्या है वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि बेसलेस रिफ्यूज़ल वो होते हैं जो मैंने बताया कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन समझ नहीं आई, आपने पूरे उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल किया है, फिर भी वो आपको रिफ्यूज़ करता है, तो इसको कहते हैं बेसलेस रिफ्यूज़ल। अक्सर ये होता है आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने होम कंट्री के साथ जो इमूवेबल टाइज़, इकोनॉमिकल टाइज़ हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप वो नहीं डालते, आप अपनी एप्लीकेशन आपने डाली है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स डन है, तो उनका ये होता है केस वर्किंग गाइडेंस में उनको लिखा होता है कि ऐसी एप्लीकेशन बहुत वीक होती हैं, अब वो कोई भी रीज़न लगा के आपको रिफ्यूज़ करते हैं। फिर ये बेसलेस रिफ्यूज़ल होते हैं, ये ओवरटर्न हो जाते हैं और ओवरटर्न होने भी चाहिए, क्योंकि कानूनन लीगली वो आपको ऐसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके अपनी होम कंट्री में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो वो आपको कोई और रीज़न बना के उस पर रिफ्यूज़ कर दे, वो और रीज़न जो होता है वो बिल्कुल फजूल बेसलेस रिफ्यूज़ल होता है। तो उसके ऊपर चुप नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादती अपने साथ इसलिए है कि आप ऐसे रिफ्यूज़ल पे अगर चुप बैठ जाते हैं या नेक्स्ट टाइम रीअप्लाई करते हैं तो वो जो होते हैं कंसिडर होते हैं कि आपके प्रीवियस एप्लीकेशन पे आपने फाइट बैक नहीं किया, आप मान गए कि वो डिसीजन उनका ठीक था, हालांकि ठीक नहीं होता उनका डिसीजन। ठीक है, तो ये एक दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है इनकरेक्ट रिफ्यूज़ल होते हैं, इनकरेक्ट डिसीजंस। वो इस तरह होता है कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर एप्लीकेशन के असेसमेंट के बाद आपके जो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वो ओवरलुक हो जाते हैं, उससे
वो देख नहीं पाता या उसको असेस करने में मसला हो जाता है एप्लीकेशन की, तो वो जो है आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करता है। तो ऐसे डिसीजन पे भी बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए, उसको उस डिसीजन को चैलेंज करना चाहिए आपको, जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर का जो डिसीजन होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ओवरलुक कर लेता है और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करता है। तो ये हैं, उसके ऊपर भी आपने उनको चैलेंज करना है। हमारे पास बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक एक रिफ्यूज़ल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह उन्होंने एक एप्लीकेंट को रिफ्यूज़ किया है, क्या वो गलत है, क्या वो डिसीजन सही है। ठीक है, अगर आपका कोई इस तरह रिफ्यूज़ होती है, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती हैं, तो आपने एक्सपर्ट से लाजमी उसकी असेसमेंट करवानी है, उससे पूछना है कि क्या ये रिफ्यूज़ल सही है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने हैं, वो देखेगा, असेस करेगा। अगर उसको लगा उनका डिसीजन गलत है तो बिल्कुल आप रीअप्लाई न करें उस एप्लीकेशन, उस रिफ्यूज़ल को आप चैलेंज करें। ठीक है, अच्छा, रिफ्यूज़ल के बाद क्या करना है, ये बहुत अहम सवाल है। नो राइट ऑफ अपील और एडमिन रिव्यू के ऊपर मैंने बात की वीडियो के स्टार्ट में। अब रिफ्यूज़ल के बाद क्या करना है, चैलेंज कैसे करना है, वो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो रिफ्यूज़ल का आप चैलेंज करते हैं, ये कोई इस तरह नहीं है कि कोई उनकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये है, अगर आपका और मेरा तनाज़ा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है हमारी किसी बात पे, हम सेटलमेंट नहीं हो रही, तो आप मुझे कहते हैं कि ना मैंने आपके साथ बैठना है, ना मैंने इसके ऊपर किसी और बंदे को बीच में लाना है, और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपके साथ ये तनाज़ा ख़त्म नहीं कर रहा, तो फिर मेरे पास तो राइट नहीं है, ना मैं किसी और बंदे को बीच में ला सकता हूँ, ना आपको कोई और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपने साफ मना कर दिया है। तो फिर मेरे पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो ये होता है कि मैं कोर्ट जाऊँ, मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँ। तो अदालत का, जिसको जुडिशल रिव्यू कहते हैं उनके ज़बान में, हमारे यहाँ पे ये होता है, कोर्ट जाने से पहले हम उनको एक लीगल नोटिस सर्व करते हैं उस बंदे को कि मेरा और आपका ये तनाज़ा है, ये लीगल नोटिस मेरा लॉयर आपको सर्व कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोर्ट ना जाऊं तो मेरे साथ बैठें और सेटलमेंट कर ले, बात ख़त्म कर लेते हैं। तो जो लीगल नोटिस आप सर्व करते हैं सामने वाले बंदे को, अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ कोई पिटीशन फाइल करेंगे, आप जो लीगल प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह जब आपके पास रिफ्यूज़ल आता है, वो कहता है कि ना आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, ना आपके पास अपील की राइट है, तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि आप उनको एक लीगल नोटिस सर्व करें। उसको वो कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर, मीन कि मैं आपके ख़िलाफ़ एक एक्शन लेने वाला हूँ, वो एक्शन है मैं कोर्ट जा रहा हूँ जुडिशल रिव्यू की। और अगर आप वो उस लीगल नोटिस में वो सारे ग्राउंड्स आप उनको बयान करेंगे कि आपके एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने ये गलतियाँ की है, रिफ्यूज़ल में ये गलतियाँ की हैं और मेरी एप्लीकेशन प्रॉपरली असेस नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती लोग करते हैं कि जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की वर्डिंग होती है, उस वर्डिंग से बिल्कुल वो इनकी वर्डिंग ऐसी होती है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई एप्लीकेशन तो मेरी गलत है, उनकी बात ठीक है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दलीलों से नहीं होता, इससे होता है कि आपकी एप्लीकेशन लीगली क्या रिक्वायरमेंट है और आपने क्या प्रोवाइड किया है, वो रिफ्यूज़ किस बात पे कर रहे हैं। अगर वो इस बात पे रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपने होम कंट्री के साथ टाइज वीक हैं या ये वीक हैं, ये सरासर गलत हैं। टाइज बिल्कुल चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं, क्योंकि अपने होम कंट्री के साथ कोई ना कोई टाइज तो होगी हर बंदे की। इस तरह स्टेटलेस बंदा तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो उस रिफ्यूज़ल से आपने घबराना नहीं है। वो रिफ्यूज़ल किसी एक्सपर्ट से, जो कि इमिग्रेशन फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपने उससे उसकी असेसमेंट करवानी है। तो अच्छा, मैं अब बात कर रहा था कि जुडिशियल रिव्यू में जाने से पहले लीगल नोटिस सर्व करते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर होता है, जिसमें आप उनके जो रिफ्यूज़ल है इनके अगेंस्ट आप ग्राउंड्स उनको लिखते हैं कि ये मसले हैं, आपके एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने ये गलतियाँ की हैं। अगर आप मेरे साथ 14 डेज़ में इसको सॉर्ट आउट करके मुझे वीज़ा दे देते हैं तो बात ख़त्म हो गई। अगर आप नहीं करते तो फिर मेरे पास जो आखिरी ऑप्शन होगा वो कोर्ट होगा, और कोर्ट में जाऊंगा मैं, वहाँ पे मैं केस जीतूंगा, तो फिर जितने भी मेरे खर्चे आए हैं तो वो आप यू आर लिएबल टू पे दोज। कि मतलब अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ, वहाँ पे मैं जीत जाता हूँ, तो आपके जितने भी मेरे जो खर्चे हैं वो आपने मुझे पे करने हैं इन रिटर्न्स। और होम ऑफिस इस चीज़ से बहुत डरता है, क्योंकि पब्लिक फंड्स
जो पब्लिक फंड्स हैं, जो टैक्स का पैसा है अपनी आवाम का, उसमें 1 पाउंड भी वो इधर उधर नहीं। तो फिर जब उनके पास प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपका लीगल नोटिस जाता है तो वहाँ पे एंट्री क्लियरेंस मैनेजर सारी चीज़ें असेस करता है, देखता है अगेंस्ट दी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर डिसीजन। तो वो सारी चीज़ें देख के अगर उसको लगता है कि वाकई डिसीजन लीगली गलत है तो वो उस डिसीजन को विद इन 14 days दे आर बाउंड टू ओवरटर्न दैट डिसीजन एंड इशू यू अ वीज़ा। अगर आपका फिर भी जहन में कोई डाउट्स हैं, कोई शकूक व शुबहात हैं, आप बेशक नीचे नंबर चलते रहते हैं, आप उस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फ़र्स्ट जो हम असेसमेंट करते हैं, जो फर्स्ट गाइडेंस असिस्ट होता है हमारे फ़ोन कॉल पे, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। और इसके बाद अगर आपने हमसे कोई काम करवाना है, आगे प्रोसीड करना है, तो ऑब्वियसली वी चार्ज। थैंक यू वेरी मच। दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।